नमस्कार अनीता जी, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फेसबुक पे लाइव आने के लिए, फेसबुक पे ज्वाइन करने के लिए। सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाय सौरभ भाई, कैसे हो? बढ़िया। बस अभी 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं कि बाकी सभी आप लोग भी शेयर कर दीजिए अपने। नमस्ते अमित जी, आप लोग से निवेदन है कि आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम पर्सन्स आप अपने इस मुहिम से जुड़ पाएँ, ऑर्गेनिक से। मैं भी अभी शेयर कर देता हूँ, आप भी शेयर कर दीजिए। हम 2-3 मिनट में इसको कंटिन्यू लाइव करते हैं, स्टार्ट। आप सभी से निवेदन है कि आप इसको शेयर कर दीजिए फेसबुक पे, अपने फेसबुक प्रोफाइल पे, फेसबुक ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से जुड़ पाएँ और अपनी हम जैविक की जो बात है सब तक पहुंचा पाएँ। आप सब तक आवाज़ आ रही है मेरी? एक बार आप लोग प्लीज़ मैसेज में, कमेंट में लिख के बता दीजिए आप तक आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं अपने जो ये जैविक मिशन है, मिशन ऑर्गेनिक के बारे में। एक बार आप प्लीज़ कृपया करके आपसे निवेदन है कि आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आप तक आवाज़ क्लियर आ रही है, वीडियो क्लियर आ रही है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भाई बताने के लिए कि ठीक है, आप बहुत अच्छे से, ठीक है। मैं एक बार इसको थोड़ा एक बार अपने फेसबुक लाइव पे कर देता हूँ इसको, अपने प्रोफाइल से भी जी। ठीक है, फिर हम इसको अभी स्टार्ट करते हैं। आई थिंक टाइम हो चुका है। अभी जो भी बाकी जो हमारे साथी प्रिय भाई बहन जो भी आएंगे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी हमारा जो टाइम था 7:30 का था, तो 7:31 हो चुके हैं। हम कोशिश करते हैं 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं बाकी, क्योंकि एक बार हम यात्रा के बारे में अच्छे से स्टार्ट करेंगे, पूरी इस यात्रा के बारे में 7:31 में। ठीक है, अभी जो आएंगे सब अपने दोस्त, अपने भाई बहन सभी आते रहेंगे ऑनलाइन। हम इसके बारे में चालू करते हैं। नमस्कार प्रिय किसान भाइयों, साथियों एवं मेरे प्रिय भारतवासियों। मैं नीरज कुमार प्रजापति, गांव औलाना, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा का निवासी हूं। आप सब मुझे द बाईसाइकिल मैन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के नाम से जानते होंगे, और मैं पूरे भारतवर्ष में 1,11,111 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर रहा हूं, जिसमें मेरी इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य है कि किसान भाइयों को जैविक खेती के प्रति जागरूक करना, कि हमारे लिए जैविक खेती क्यों ज़रूरत है और हमें क्यों करनी चाहिए, उस जैविक खेती करने से हमें क्या फ़ायदे हैं, और जैविक खेती में हमें क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है किसान भाई को, और उन समस्याओं से हम अपनी खेती को कैसे एक अर्थव्यवस्था को बिना डगमगाए कैसे हम जैविक खेती करें, ताकि हमारे घर का पालन पोषण अच्छे से होता रहे। तो इसमें मैं किसानों को जागरूक करता हूँ इस यात्रा में।
और दूसरा मैं इस अपनी जो मेरी जैविक मिशन जो मिशन ऑर्गेनिक यात्रा है, इसमें मैं अपनी यात्रा के दौरान गांव-गांव जाता हूं, किसानों से मिलता हूं, उनके पास बैठता हूं, उनकी समस्याओं को लेता हूं और फिर मैं आगे आने वाले हमारे ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा 640 जो कृषि विज्ञान केंद्र बनाए गए हैं, उनमें मैं जाता हूँ। वहाँ जो किसान कृषि वैज्ञानिक और जो हमारे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट SMS जो वैज्ञानिक होते हैं, उनके साथ मैं डिस्कस करता हूँ उस समस्या के बारे में कि सर आपके एरिया में इस किसान के पास ये समस्या है, इन किसान के पास ये समस्या है, उनका ये मोबाइल नंबर है, आप उनसे संपर्क कीजिए, आप उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्यूशन कीजिए। उस चीज़ के बारे में उनसे मैं डिस्कस करता हूँ। फिर उसके बाद मैं आगे आने वाले कृषि विभाग में भी जाता हूँ। फिर मैं उसके जो आगे जो कृषि विश्वविद्यालय होता है, कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और हमारे ICRs के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनमें मैं जाता हूँ। वहाँ जो वैज्ञानिक हैं, जो कृषि वैज्ञानिक जो शोध करें, जो शोध छात्रा PhD रिसर्चर्स और जो SRF जो शोध छात्रा हैं, उनसे मैं मिलता हूं और उनको मैं ये जो किसान की प्रॉब्लम है उनको मैं अवगत कराता हूं कि आपके एरिया में ये किसान की प्रॉब्लम है, आप इस पे रिसर्च कीजिए, आप इस प्रॉब्लम को देखिए कि किसान की क्या प्रॉब्लम है, ये किस लिए आई है। क्योंकि क्या है कि जो खेती है, खेती एक ऐसी चीज़ है जिसमें इन्वायरमेंट और इसके पर्यावरण के ऊपर पूरा एक डिपेंड है, जिस पे नई नई समस्याएँ आती हैं और नए नए उस पर रिसर्च रेगुलर होते जा रहे हैं। फिर उसके बाद मेरा इसमें मैं किसानों की जो प्रॉब्लम है वैज्ञानिकों तक पहुंचाता हूं। नरेश जी नमस्ते, आप बहुत बहुत धन्यवाद। आज ही आपसे मिलना हुआ था फेसबुक के माध्यम से, आपने सुबह फ़ोन पे हमारी थोड़ी चर्चा हुई थी। फिर मैं उसके बारे में मैं उनसे मिलता हूं। फिर मैं जो हमारे जो रिसर्च जो हमारे वैज्ञानिक है, शोधकर्ता छात्र हैं, उनके द्वारा जो नए नए रिसर्च हो रहे हैं लैबों में, मैं उनको उनसे उस रिसर्च के बारे में उनसे जानकारी लेता हूँ। और फिर मैं स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करता हूँ कि मतलब जो स्टूडेंट्स को जो नए विद्यार्थी उनको भी बताता हूँ कि आपके जो रिसर्च है, फिर उसके बाद उसको हम किसानों तक पहुँचाते हैं एग्रीकल्चर BSc MSc स्टूडेंट की मदद से। ठीक है, ये तो मेरा एक यात्रा का संक्षिप्त हुआ कि मैं यात्रा में क्या क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ। और इस यात्रा को मैंने अभी तक मैं ये यात्रा पिछले 9 अप्रैल 2019 से मैंने ये यात्रा स्टार्ट की थी, जो अभी लगभग 14,509 किलोमीटर की मैं यात्रा कर चुका हूँ। और मेरा उद्देश्य 1,11,111 का है। अभी पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक हमारा पूरा हिंदुस्तान एक है। तो इसीलिए मैं पूरे एक हिंदुस्तान के लिए यात्रा करूँ, अपने देश के लिए और देश के किसान भाइयों के लिए। अब हम चर्चा करते हैं जो हमारा प्रमुख विषय है, जैविक खेती। जैविक खेती क्या है? जैविक खेती में हमें क्या है कि हम जो भी खेती करते हैं उसमें हम पर्यावरण, हमारा जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी हमारा एक वातावरण होता है, जो भी हमारे खेत के चारों ओर जो जड़ी बूटियाँ हैं, जो हमारे कड़वे पत्ते हैं, जो हमारे अलग अलग वनस्पतियाँ हैं, उनके उपयोग से, और हमारे इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है वो है हमारे देशी गौ माता गोवंश का, जिसमें हम, क्योंकि अगर आप जैविक खेती करते हैं, वो गौ माता गोबर के जो गौ माता के द्वारा जो दिया गया हमारा जो गोधन है, गोबर हुआ, गौमूत्र हुआ, इन सब का सबसे प्राथमिकता है। इसमें जो हम खेती करते हैं, ये पूरी हमारी जो खेती होती है, ये गौवंश के जो हमारे उसमें हम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और इसका इम्पोर्टेंस भी आपको बताऊँगा और कैसे की जाती है। और इसमें जो सबसे बड़ा मेन टॉपिक है आज हमारा इस पर लाइव आने का, डिस्कशन करने का, वो है हमारा मार्केटिंग एंड सर्टिफिकेशन। जो आज जैविक किसान भाइयों को प्रोडक्ट, वो जैविक उत्पाद तो बना पा रहे हैं, लेकिन उनको सबसे बड़ी समस्याएं आती हैं मार्केटिंग और सर्टिफिकेशन की, जिसका मेरा प्रमुख उद्देश्य है। इसमें मैं आपको बताता हूँ जैविक खेती में क्या होता है। जैविक खेती में हम क्या करते हैं कि जो हमारे देसी गाय हैं, जो हमारा देसी गाय का गोबर है, गौमूत्र है, उसको हम लेते हैं और उससे हम कंपोस्टिंग तैयार करते हैं। कंपोस्टिंग भी हम विभिन्न प्रकार की तैयार करते हैं, जैसे कि सबसे प्राथमिक आती है हमारी वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है कि हमारे अर्थवर्म्स होते हैं, जो भी हमारा एग्रो वेस्ट होता है, चाहे पेड़ पत्ते, जो हमारे पत्ते, डालियाँ, जो भी हमारा एग्रो वेस्ट होता है, पोस्ट हार्वेस्ट वेस्ट होता है, गोबर होता है, गौमूत्र होता है, जो भी इन सब को हम इकट्ठा करके, इन सब से मतलब जो भी हमारा गोबर है उसका हम एक ढेर टाइप का बना के, मतलब ढेर आपका मतलब जैसे आवश्यकता अनुसार, जैसे आपके पास रिसोर्सेस हैं उसी के हिसाब से आप जैविक वर्मी कंपोस्ट बनाइए। जैसे कि आप 3 फुट चौड़ा, 1 फुट हाइट, 1 से 1.5 फुट हाइट में आप बेड बनाइए। इतने मतलब 3 फुट चौड़ाई होगी, 1.5 फुट हाइट होगी, और लंबाई आप अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं, जितना आपके पास स्पेस अवेलेबल है। उसमें क्या किया
किया जाता है कि हम अपना जो भी हमारा ताज़ा गोबर है, जो भी हमारा जो भी गोवंश, जो हमारी देसी गौ माता का, या फिर हमारे पास जो भी किसी भी पशु का हमारे पास जो भी गोबर है, उसको हम लेते हैं। उसको हम कुछ दिन 10-15 दिन हम उसको फ्रेश, जो हम कभी भी वर्मी कंपोस्ट में ताज़ा गोबर नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, उस गोबर को, जो हमारा एक ताज़ा गोबर है उसको, जी हाँ ऑर्गेनिक जी, ये ब्रदर मेरे पास भी मार्केट ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सेल करने के लिए संपर्क है जी। ओके ज़रूर। उसमें क्या था कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ताज़ा गोबर है उसको हम लेते हैं। उस ताज़े गोबर को हम एक अपने कहीं भी छाया में, सबसे बड़ी बात है वर्मी कंपोस्ट बनाते हुए हमें छाया चाहिए। अगर आपके पास अगर आपके पास शेड है या छाया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी भी पेड़ की खेत में, आपके पास कोई भी बड़ा पेड़ है या छोटा पेड़, जो भी पेड़ है उसकी छाया में भी आप ये तैयार कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आप जैसे 3 फुट चौड़ा, 1-1.5 फुट हाइट में आप, और लंबाई आपकी आवश्यकता अनुसार रखे। उसमें आप क्या करते हैं, पहले आप कहीं अपने खेत के किनारे में आप अपना जो ताज़ा गोबर उसको डंप कर दीजिए। फिर उसके ऊपर हल्का हल्का पानी छिड़किए। 5 दिन 6 दिन में उसको पलटी कीजिए, करीबन 10-15 दिन ऐसे कीजिए। फिर उसके बाद आप उसमें हाथ डाल के देखिएगा उसमें गर्मी कितनी है। अगर ज़्यादा गर्मी है तो फिर उसको आप दोबारा पलटी मार के छोड़ दीजिएगा। उसमें हल्का हल्का पानी डालते रहिएगा। फिर उसमें जब आप एक टाइम आएगा जब उसमें आप अपने हाथ को उस गोबर के अंदर डिप करेंगे तो उसमें आपको गर्म नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि आपका गोबर हल्का हल्का, मतलब आपके गोबर के अंदर से जो गैस है, जो आपकी गर्मी थी, वो निकल चुकी है। फिर उससे आप बेड बनाइए। बेड बनाने के बाद फिर आप उसमें केचुए छोड़ दीजिए। अब केचुए कहाँ से आएंगे और केचुए कितने प्रकार के होते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे भारत सरकार द्वारा ICR के द्वारा हर एक डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र बनाया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है कि किसानों तक हमारा जो भी एक्सटेंशन काम है, जो भी हमारी सुविधाएं हैं, जो भी हमारा नया नया रिसर्च है, उसको किसानों तक पहुंचाना। ठीक है। अब हम केचुए की बात करते हैं। केचुए हम 2 टाइप के यूज़ करते हैं। एक होता है केचुआ असिना फटीडा, दूसरा होता है यूडिलस यूजिनी। ठीक है। इन दोनों केचुओं में अलग अलग खासियत है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, जो असिना फटीडा होता है ये गहरे लाल रंग का होता है, गुलाबी होता है। ये वर्मी कंपोस्ट केचुआ भी कहा जाता है। इसकी जो लाइफ होती है वो आपकी करीबन 70 दिन की लाइफ होती है। और ये जो होता है हर 2 से 3 दिन के अंदर में ये मतलब हर डेली एक कोकून देता है। एक कोकून 2 से 3 दिन के अंदर आपको 1 से 3 बच्चे आपके उस कोकून से निकलते हैं। ठीक है। और ये जो केचुआ है, जो अपना असिना फटीडा है, ये एक दिन में एक केचुआ लगभग 7 kg कंपोस्ट को मतलब 7 kg जो आपका एग्रो वेस्ट है उसको कंपोस्ट कर देता है। और जो दूसरा हमारा केचुआ होता है यूडिलस यूजिनी। यूडिलस यूजिनी की क्या खासियत होता है, ये आपके रंग में एक मांस के उसकी तरह होता है। ये भूरे, लाल और बैंगनी रंग का होता है। इसकी ये 40 जो अपना जो यूडिलस यूजिनी जो केचुआ होता है, ये 40 दिन में एक एडल्ट हो जाता है। उसके बाद ये प्रत्येक दिन एक कोकून देता है और हर एक कोकून से 1 से 5 बच्चे बनते हैं। और इसकी आयु करीबन 1 से 3 साल तक की होती है। और ये टेम्परेचर में भी सहन कर सकता है। इसको टेम्परेचर का कोई बड़ा इफेक्ट नहीं, लेकिन आप इसके लिए आपको शेडो रखनी पड़ेगी। और ये तो हमारे 2 टाइप के केचुए हुए। और दूसरी बात की सबसे बड़ा जो हमारे किसान भाइयों को दिक्कत आती है वर्मी कंपोस्ट बनाते टाइम, मॉइस्चर की। तो मैं मॉइस्चर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि हम अपने खेत में कैसे हम मॉइस्चर चेक कर सकते हैं। आप जो भी आपका कंपोस्ट है, आप उसको इस मुट्ठी में ऐसे डिप कीजिएगा, ऐसे मतलब ऐसे दबाइएगा। इसको दबाने के बाद आप देखिएगा कि इसमें से इन मुट्ठी के अंदर से यहाँ से पानी निकल रहा है कि नहीं। अगर आप उसको ऐसे पकड़ते हैं, टाइट करते हैं और यहाँ से अगर आपके पानी निकलता है तो इसका मतलब आपके में पानी ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है। इसके लिए आप फिर अगर ये तो हो गया मॉइस्चर ज़्यादा देखने का। अगर आप इसको ऐसे पकड़ते हैं और फिर ऐसे छोड़ते हैं, फिर अगर उसमें लड्डू बना ही रहता है और मतलब खुलता नहीं है, तो इसका मतलब है कि मॉइस्चर नमी सही है। क्योंकि अगर आपने ऐसे खोलते ही वो खुल गया तो इसका मतलब उसमें मॉइस्चर कम है, तो आपको पानी डालने की जरूरत है। और उसको आप हमेशा कभी भी अपने एग्रोवेस्ट पत्ते से कोई भी अपना घास फूस उससे ढक के रख सकते हैं। या फिर आप अपनी जो भी अपनी ये क्या नाम है बोरे की जो होती है, जूट के बैग्स होते हैं, इनको आप ढक सकते हैं किसान भाई। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने वर्मी कंपोस्ट में क्या क्या फ़ायदा है। वर्मी कंपोस्ट में जो हम कुछ टेक्निकल बातें डिस्कस करते हैं, वर्मी कंपोस्ट में जो pH होता है 7 से लेकर 7.0 से लेकर 7.5 तक होता है। इसमें जो CN रेशियो है, इसमें हमारा जो CN रेशियो होता है वो CN रेशियो 12 से 15% का 12 से 15% CN कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है। उसके बाद हमारा जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है 1 से लेकर 1.6 के बीच होती है। और इसमें अपने जो फॉस्फोरस होता है वो 0.7 से लेकर 1.2 तक होता है। पोटाश 1.2 से लेकर 1.4 तक हमारा इसमें पोटाश की मात्रा रहती है। इसमें कैल्शियम 1 से लेकर 1.2 तक होता है।
इसके अलावा इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन इसमें हमारा ऑर्गेनिक जो कार्बन होता है उसकी हमारे वर्मी कंपोस्ट के अंदर 9.15 से लेकर 17.29% तक होती है। और इसका ये तो हुआ हमारा केचुए के जो हमारी विशेषताएं हैं कि वर्मी कंपोस्ट में क्या क्या खासियत है। उसके अलावा हम केचुए की कुछ एक जो बातें हैं, एक किलो जो केचुआ होता है वो 30 से 35 केजी तक कचरे को वो कंपोस्ट कर देता है। और 1 किलो अगर आप एक किलो आप ताज़ा गोबर लेते हैं, फ्रेश गोबर लेते हैं, तो उससे आपको आधा केजी के करीब वर्मी कंपोस्ट मतलब हाफ तैयार होती है, हाफ वेट कम हो जाता है उसका। ठीक है, अब इसको करते कि हम वर्मी कंपोस्ट यूज़ किए हैं। जितेंद्र मिगला जी ने, गुरुजी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने लाइव किया, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आप भी देख रहे हैं। हमारे जितेंद्र मिगलानी जी हमारे हरियाणा के और हमारे भारत के जाने माने जैविक किसान हैं, जो 28 एकड़ में जैविक खेती कर रहे हैं 6.5 साल से पूर्ण रूप से। और इनके खेत पे डेली हमारे पूरे भारतवर्ष से कोने से किसान आते हैं और इनके उत्पाद भी बहुत अच्छे हैं। अगर आपके पास कभी टाइम आप निकाल के प्लीज़ आप लोग से जो भी जैविक खेती में जैविक खेती चालू करना चाहते हैं, एक बार ज़रूर जितेंद्र मिगलानी जी के खेत पे ज़रूर भ्रमण कीजिएगा। मैं भी इनके खेत पे हर महीने एक बार ज़रूर विजिट करता हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि इनके खेत पे आपको सब कुछ प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। आप सबसे निवेदन है कि आप लोग एक बार ज़रूर जितेंद्र मिगलानी जी गुरुजी के खेत पे ज़रूर आइएगा, एक बार भ्रमण कीजिएगा। हम अपनी बात को बंद करें। इसके अलावा आप वर्मी कंपोस्ट जब आप बनाते हैं तो वर्मी कंपोस्ट के आप साथ में एक एडिशनल प्रोडक्ट आप ले सकते हैं किसान भाई, वो है वर्मी वॉश। वर्मी वॉश क्या होता है कि वर्मी वॉश जब हम हमारा जो केचुआ होता है उसके स्किन से एक जेली नुमा एक वो पदार्थ निकलता है और वो उसको हम क्या करते हैं कि जो हमारा वर्मी कंपोस्ट है, अगर हम उसको बेड की जगह हम जो भी हमने बेड बनाया उसके एक साइड में हम एक छोटा सा गड्ढा खोद देते हैं, उसमें हम एक मटका लगा देते हैं, जिसमें मटके में क्या होता है कि हम उसके जो बेड पे हम जो पानी डालते हैं, पानी के बाद फिर वो पानी जो हम बेड के ऊपर डाल रहे हैं वो धीरे धीरे वहाँ तक आपके जो भी आपका नीचे में मटका बनाया है उसमें वहाँ पे वो पानी आता रहता है। इसको यूज़ कैसे करते हैं वर्मी वॉश को? वर्मी वॉश एक बहुत अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट स्प्रे है, इसका बहुत अच्छा उपयोग है और इसको आप लेके आप अपने फसल में खुद अपना एक अनुभव देख सकते हैं प्रैक्टिकली। और इसकी मात्रा क्या रहती है कि आप 1 लीटर गौमूत्र को और 1 लीटर वर्मी वॉश को 8 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कीजिए, इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये तो हमारी हुई वर्मी वॉश की। इसके अलावा एक तो हम जैसे हमने बताया कि हम कंपोस्टिंग विभिन्न तरीके से कर सकते हैं। पहला हुआ वर्मी कंपोस्ट। अब सेकंड आता है कि डिकम्पोजर। अभी हमारे विभिन्न जो हमारे बहुत बुद्धिजीव जो हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारे शोधकर्ता छात्र हैं, पीएचडी एमएससी जो स्टूडेंट दिन रात हमारे किसान भाइयों के लिए रिसर्च करते हैं, अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, मैं उन कृषि वैज्ञानिकों को नमस्कार और बहुत अपने तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो उन्होंने हमारे कृषि क्षेत्र में इतना अच्छा कार्य किया है और उन्होंने हमें नए नए डिकम्पोजर बना के हमारे किसान भाइयों को वो दे रहे हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कृषि वैज्ञानिक और कृषि छात्रों को। और इसमें एक हमारा नाम एक हमारे इंडिया में एक NCOF गाज़ियाबाद है, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये हमारा एक गाज़ियाबाद में, इनके द्वारा एक डिकम्पोजर बनाया हुआ है जो एक बोटल्स आती है, छोटी बोतल्स जिसको हम वेस्ट डिकम्पोजर के नाम से जानते हैं। 20 रुपये की मात्र आती है। किसान भाई को वो एक बार लेनी पड़ती है, उसको बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है। किसान भाई उसको अपने 200 लीटर ड्रम में 2 kg गुड़ डाल के और उसके बाद उस डिकम्पोजर को जो बोटल्स में आती है उसको एक डंडी की लकड़ी की मदद से उसको निकाल के वो उसको हाथ से ना करके उसको एक लकड़ी की मदद से उस ड्रम में डाल दें और एक छाया में उसके ऊपर कुछ कपड़ा, सूती कपड़ा या कुछ ढक के उसको एक छाया में रख दें। फिर हर 2-3 दिन मतलब डेली सुबह शाम 2-3 बार उसको क्लॉकवाइज 2-3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाते रहें। उससे क्या है कि उसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं, जो फंगस है वो ग्रोथ करेंगे। और उसको यूज़ कैसे करें? उसको यूज़ करने के लिए आप क्या है कि जो भी आपने डिकम्पोजर बनाया है, जो भी आपका एग्रो वेस्ट है, उसको कहीं छाया में रख के उसके ऊपर मतलब एक नमी प्रदान करके उसको स्प्रे करते रहें। उसको आप खेत में भी चला सकते हैं, पानी के साथ में भी, जो कि आपके खेत में जो भी पुरानी फसल का अवशेष है वो भी अपघटित हो जाए, जो भी डिकम्पोज हो जाए। ये तो हमारा दूसरा डिकम्पोज। अब एक और चीज़ हमारे IRI आप सब जानते होंगे, ICAR का एक सब बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है IRI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, जिसमें हमारे साइंटिस्ट रिसर्च करते रहते दिन रात। वहाँ पे MSc और PhD स्टूडेंट्स अपने एजुकेशन के साथ साथ में रिसर्च भी करते हैं किसान भाइयों के साथ। वहीं पे एक IRI में एक माइक्रोबायोलॉजी लैब है जिसमें डॉक्टर लवलीन शुक्ला जी मैम हैं, आदरणीय मैम, वो उन्होंने पूसा डिकम्पोजर
को बनाया है। और उसमें ये हमारे विभिन्न प्रकार में, जैसे पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल 20 रुपये के 4 कैप्सूल आते हैं। उसके अलावा ये लिक्विड फॉर्म में भी है, ये करीबन 50-60 रुपये का 1 लीटर के करीब आता है। आप उसको भी डिकम्पोज यूज़ कर सकते हैं। उसको भी मैं आपको बनाने की विधि बता देता हूँ, जो अपना कैप्सूल्स है उसको कैसे बनाएं। उसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको 100 से 200 ग्राम आपको गुड़ लेना पड़ेगा। गुड़ को 2 लीटर पानी में आप बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद उसको जब आपका बॉईल हो जाए तो बॉईल होने के बाद उसको छान लीजिएगा। छानने के बाद उसमें बेसन मिलाइएगा, 100 से 100 ग्राम बेसन मिला लीजिएगा। फिर उसको एक चौड़े से, जितना मैक्सिमम आप सरफेस दे सकते हैं, चौड़े से टब में आप उसमें टब में रखिएगा। उस टब में रखने के बाद क्या होगा, जब वो ठंडा हो जाए बेसन के साथ में, फिर आप लाइट के फिर आप उसको क्या कीजिएगा, जो बेसन वो ठंडा हो जाए, फिर बेसन जब पूरा वो पानी का घोल ठंडा हो जाए, फिर उसमें वो जो चारों कैप्सूल हैं पूसा वेस्ट डिकम्पोजर की, उनको खोल के उसी में छोड़ दीजिएगा और उसको मिला के एक सूती कपड़े से ढक के या फिर किसी मच्छरदानी से ढक के अंधेरे कमरे में रख दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या है कि 4 से 5 करीबन 5-6 दिन बाद आप उसको आपको उसमें एक लेयर दिखेगी, जैसे हम दूध को, मिल्क को गर्म करते थे, मलाई आ जाती है वैसी मलाई। फिर आप अपने हाथ में कोई भी पन्नी या फिर अपना ग्लव्स पहन के उस पन्नी, उसको जो मलाई उसको अच्छे से मल दीजिएगा। फिर दोबारा उसको 4-5 दिन के लिए उसमें रख दीजिएगा, थोड़ा सा गुड़ का पानी और गर्म करके, या फिर आप उसी को रख सकते हैं। फिर कुछ दिन बाद आप देखिएगा उसमें एक अच्छी सी परत आ जाएगी, रंगीन कलर के अलग अलग बैक्टीरिया, जैसे ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, उसके बाद बहुत सारे एस्ट्रोबैक्टर, बहुत सारे उसमें अलग अलग टाइप के फंगस और बैक्टीरिया हैं। फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, जब आपके 7-8 दिन हो जाए वो अच्छी है, फिर उसको आप घोल के 10-20 लीटर पानी में घोल के जो भी आपका एग्रो वेस्ट है उसके ऊपर स्प्रे कर दीजिएगा, या फिर उसके ऊपर छिड़क के जो भी आप डाल के उसको ढक दीजिएगा गोबर को। ये भी आपका 20 से 30-40 दिन में अपना आराम से कंपोस्ट तैयार हो जाता है। ये तो हो गया कंपोस्टिंग। उसके अलावा एक और कंपोस्ट को आप बहुत जल्दी यूज़ कर, अगर आपको बनानी है तो कंपोस्ट, उसमें आप मेरे पास आता है घन जीवामृत। आप सब भाइयों ने भी सुना होगा घन जीवामृत के बारे में। घन जीवामृत में क्या करते हैं, हम 100 किलो गाय का गोबर लेते हैं ताज़ा, उसमें 2 से 5 लीटर हम देसी जो भी हमारा गौमूत्र, ताज़ा गौमूत्र, गौवंश का, गौ माता जी का, वो हम लेते हैं। उसमें 1 किलो गुड़, 1 से 2 किलो हम आटा लेते हैं किसी भी दलहन का। उसके साथ में हम 500 ग्राम, मतलब आधा केजी हम करीबन पुराने पीपल के या बरगद के, अगर आप पीपल बरगद आपके गांव में है तो उसकी मिट्टी ले लीजिएगा, नहीं तो आपके पास में कोई भी जंगल है या फिर कोई भी ऐसा जहाँ पे केमिकल यूज़ नहीं हुआ है, वहाँ की मिट्टी लेके उसको एक ढेर के रूप में रख लीजिएगा, मिक्स करके उसके ऊपर बोरी ढक दीजिएगा। उसको कुछ दिन रखिएगा, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद उसको पलटी कीजिएगा। ऐसे करके आप इसको करीबन 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये तो हुआ अपना कंपोस्टिंग का। इसके अलावा कुछ हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए हुए कुछ बायो फर्टिलाइजर्स हैं, जैसे एजिटोबैक्टर, राइजोबियम, पीएसबी, केएमबी, जेडएमबी, इनके बारे में आपको चर्चा करता हूँ। बायो फर्टिलाइज़र क्या है, ये एक तरफ से एक जीवाणु होते हैं जो हमारे खेती में मदद करते हैं। एजिटोबैक्टर एक जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन का जीवाणु होता है, जो हमारे गैर दलनी, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, गैर दलनी जो दलहन फसलें हैं उनके अलावा जो फसलें होती हैं, जैसे आपकी चना, मक्का, सॉरी आपकी जैसे ये मसूर और उसके बाद ये मूंग, ये जितनी दलहनी फसलें, इनको छोड़ के जो आपकी फसलें आती हैं, जैसे सब्जियां हुई, गेहूं हुआ, इनकी जो गैर दलहनी फसलें होती हैं, इनमें एक बैक्टीरिया होता है जो इनकी जड़ों पे पाया जाता है। उस बैक्टीरिया का जो नाम है वो है एजिटोबैक्टर। ये हमारे विभिन्न प्रकार के अनुसंधान केंद्रों द्वारा बनाया गया है। उसके अलावा सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका है किसान के पास कि वो सरकारी संस्थाओं से भी ले सकता है। हर गांव में इफ़को के नाम से आउटलेट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की इफ़को संस्था के द्वारा बनाए हुए। इफ़को में एजिटोबैक्टर भी जीवाणु उपलब्ध है। आप करीबन सबसे सस्ता इफ़को के द्वारा दिया गया 140-145 रुपये का 1 लीटर के करीब आता है। आप उसको यूज़ कीजिएगा, ठीक है। उसका फ़ायदा क्या है, जब हम उसको विभिन्न प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। प्रथम तो हम बीज उपचार कर सकते हैं। द्वितीय हम उसमें क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारी वर्मी कंपोस्ट है, जो भी हमारे पास कंपोस्ट खाद है, उसमें हम उस बैक्टीरिया को मिला के किसी छाया वाले कमरे में, पेड़ के नीचे हम उसमें मिक्स करके 2-3 दिन और नमी बना के बोरी से ढक के हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, हम उसको चलते हुए पानी में ड्रॉप मेथड से यूज़ करके हम पौधों तक पहुंचा सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या है कि वो जो बैक्टीरिया है, एजिटोबैक्टर, जो भी आपके वातावरण में नाइट्रोजन फैली हुई है उसको लेके आपके पौधे की जड़ों तक पहुंचाता है। उसके बाद आता है आपका पीएसबी। पीएसबी होता है फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये क्या करता है कि आपके पास में जो भी आपके खेत में पड़ा हुआ, जो भी हमारी मिट्टी में जो फॉस्फोरस की मात्रा है, जो फॉस्फोरस भी अलग अलग टाइप, फॉस्फोरस में क्या होता है, कुछ फॉस्फोरस हमारा घुलनशील होता है, कुछ अघुलनशील। जो फॉस्फोरस हमारा घुल नहीं पाता तो ये जो पीएसबी बैक्टीरिया ये उसको घुलनशील बना देता है और फिर पौधे तक पहुँचा देता है। इसी में हम एक एडिशनल यूज़ कर लेते हैं पीएसबी में जो काम करता है माइक्रोराइजा। ये एक कलर का कवक तंतु होता है जो पौधे की जड़ों को ग्रोथ करता है और फॉस्फोरस की मात्रा
मात्रा को पौधे तक पहुंचाता है। इसके साथ में आपका आता है KMB, जिसको हम बोलते हैं पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। ये क्या करता है कि जो भी आपके पौधे की जड़ से जो दूर में जो कुछ एक दूरी पे जो भी पोटास की मात्रा है जो पौधे तक नहीं पहुंच पा रही, तो उसको घुलनशील बना के पोटास को पहुंचाता है जड़ों तक। इसमें एक जिंक बैक्टीरिया आता है ZNB। ये भी जिंक का क्या है कि जो भी आपके खेत में जिंक की मात्रा जो भी आपके जो सोल्यूबल नहीं हुआ उसको मोबिलाइज करके सोल्यूबल करके करता है। ये तो हम हो गए हमारे बायो फर्टिलाइजर्स। ऐसे ही हमारे पास बहुत अभी रिसर्च चल रहे हैं। विभिन्न कृषि वैज्ञानिक, कृषि छात्र इस पे लगे हुए हैं, शोधकर्ता, वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कृषि किसान साथियों के लिए और हमारे देश के लिए। इसमें कुछ बायो फंगिसाइड भी आते हैं, जैसे अपने ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास। ये हमारे क्या होता है कि जो भी हमारे फंगस है, फंगस में काम करते हैं। ट्राइकोडर्मा एक रूट नोड, जो आपकी जड़ गलन हुआ, जड़ से उसको जो भी आपके नीचे से सॉइल बोर्न डिजीज आती हैं, जो भी ज़मीन से आती हैं, उन सब में बहुत अच्छा काम करता है। इसको आप स्पॉइलर में भी यूज़ कर सकते हैं। और ट्राइकोडर्मा को आप मतलब जैसे कि आप कोई भी बीज उपचार में बहुत अच्छा, सबसे सटीक और सबसे सही उपचार है इसका ट्राइकोडर्मा का। आप इससे बीज उपचार जरूर करें। फिर उसके अलावा आपके जैसे बायोपेस्टिसाइड में भी बहुत सारे हैं, जैसे वर्टिसिलियम लकानी हुआ, मेटराइजम हुआ, बवेरिया बेसेनिया, ये हमारे बायोपेस्टिसाइड है। ये हमारे जो भी जो कीड़े जो भी हमारे पौधे पे कुछ जो भी कीट पतंग है, उनसे हमें थोड़ी सी हमें मदद, उसमें हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा ये तो हमारा हुआ कंपोस्टिंग का हुआ। हमारे जैविक खेती में प्रमुख 5 जो हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा और जो मैंने जितनी अपनी यात्रा की है किसानों भाइयों से मिला, तो उसको हम खेती को जैविक खेती में हमारे 5 प्रकार के नुस्खे हैं। जिसमें प्रथम नुस्खा है बीज उपचार, जिसको हम आप किसी भी फंगस किसी भी, इसमें एक तरीका होता है FIR, मतलब पहले सबसे आप फंगिसाइड से कीजिएगा, फिर आपका कोई भी इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है कि आपकी कोई भी जैसे बायोलॉजिकल चीज़ है, कोई भी जीवामृत है, कोई भी आप उससे जीवामृत है, कोई भी आप मेट्राइजम है, बवेरिया है, आप उनसे कीजिएगा। फिर उसके बाद आपके जो भी आपके बायो फर्टिलाइजर है, एजिटोबैक्टर, राइजोबियम, PSB, आप उनसे कीजिएगा। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा आता है पोषक तत्व प्रबंधक। पोषक तत्व प्रबंधक में क्या होता है मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पोषक तत्व प्रबंधक में हम जैसे जीवामृत, घन जीवामृत, पंचगव्य, मटका खाद, अमृत जल, सजीव जल, भस्म रसायन, ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं। ठीक है। और दूसरा फिर आ जाता है, तीसरा आता है आपके पास पौधे बढ़वा टॉनिक, जिसमें हम पौधे के लिए ताज़ी छाछ का और गौमूत्र का, गोबर गैस स्लरी का और हम वर्मी वॉश का उपयोग करते हैं। इसमें मैं आपको एक बहुत ताज़ा छाछ, जो हमारी जो छाछ है ताज़ी छाछ, उसको यूज़ कर सकते हैं एज ए टॉनिक के तौर पे। फिर भूमि संस्कार में हम गाय के उपलों का पानी, जो यूरिक एसिड, जो हमारा यूमिक एसिड होता है, ह्यूमिक एसिड, उसके बारे में आपको बताना चाहूँ। वो मैंने बहुत अच्छे से, बहुत किसान भाई हमारे हरियाणा में जो जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ, बहुत अच्छे से इस पर काम कर रहे हैं, मैं उसके बारे में बताना चाहूँ। इसमें क्या होता है, जो हमारे गायों के उपले होते हैं, देसी गाय गौ माता जी के, उनमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कम से कम 6 से 7 महीने पुराने हम उपले लेते हैं। एक एकड़ ज़मीन के लिए हम करीबन 8 उपले लेते हैं, और हर एक उपले के हिसाब से हम 4.5 से 5 लीटर पानी लेते हैं। उसको हम क्या करते हैं, हमारा जो ड्रम होता है, प्लास्टिक का ड्रम, हम उसमें करीबन मान के चलिए 1 एकड़ के हिसाब से हम 10 उपले रख के, उस 7 से 8 महीने पुराने जो उपले होते हैं उसमें हम पानी भर देते हैं। आप उसको हाथ से नहीं और किसी लकड़ी की सहायता से नहीं उसको घुमाइएगा, उसको ड्रम को बाहर से पकड़ के ऐसे करके बाहर से हिलाए, उसको थोड़ा सा मूवमेंट दीजिएगा। करीबन 8 से 10 दिन के बाद एकदम लाल कलर का गौमूत्र जैसा वो पानी बन जाता है, जिसको आप ह्यूमिक एसिड बोलते हैं आप। और उसकी जो मात्रा होती है, एक जो स्प्रे टंकी होती है 20 लीटर में 2 लीटर ये गायों के उपले का पानी आप ऐसे ग्रोथ प्रमोटर की तरह बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, और भूमि को भी आप संस्कार मतलब भूमि उपजाऊ बना सकते हैं। इसके साथ में आप एक जो छाछ होती है ओल्ड, जिसको हम फंगिसाइड के तौर पे यूज़ करते हैं, आप किसी मिट्टी के बर्तन में अपनी जो लस्सी होती है, जो छाछ बोलते हैं, कहीं लस्सी बोलते हैं, कहीं मठा बोलते हैं, ये हमारे जो गौ माता जी के जो हमारे दूध से एक बाई प्रोडक्ट है छाछ, इसको आप लीजिएगा, उस मिट्टी के बर्तन में डाल के उसमें किसी तांबे का कोई भी पात्र या तांबे का कोई बर्तन आप उसमें छोड़ दीजिएगा, और ऊपर से उसको ढक दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या है, करीबन आप 7 से 8 दिन के अंदर देखेंगे कि उसके अंदर एक ऑक्सीडेशन होता है कॉपर का, और उसका मिलके वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक ऑक्सीडेशन बनता है, जो एक बहुत अच्छा ग्रोथ प्रमोटर प्लस आपके पास बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस नाम का इसमें एक वो बैक्टीरिया पाया जाता है। उसके अलावा आप इसको एज अ फंगिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने रिसेंटली मैं अभी गोहाना का रहने वाला हूँ, मैंने अपने यहाँ पे किसान भाई के साथ इसको उपयोग में किया था, जिसका 10 मार्च के अंदर एक ब्लाइट नाम की अर्ली ब्लाइट बीमारी आ गई थी खेत के अंदर। पूरा टमाटर 98% पूरा टमाटर जा चुका
चुका था, एक भी पत्ते नहीं थे, एक भी हमारे पास टमाटर नहीं लगा था। उस समय हमने वो क्या था कि खेत जो केमिकल खेत था उन्होंने एक बार स्टार्टिंग में कुछ केमिकल का किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, कंटिन्यूस एक दिन छोड़ के एक दिन लस्सी, नीम का तेल और हल्दी के साथ हमने तीनों मिला के स्प्रे किया, जिसकी मात्रा थी 20 लीटर की टंकी में 50 ग्राम हल्दी और उसके साथ में हमने मिलाया था 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से नीम ऑयल, और उसके बाद हमने 2 लीटर के हिसाब से हमने ये हमारी जो सड़ी हुई लस्सी छाछ, पुरानी छाछ थी, इसको यूज करके हमने यूज़ किया। इसके बाद जो पांचवा आता है फसल सुरक्षा। फसल सुरक्षा में हम क्या करते हैं, नीम शस्त्र, 10 परनी अर्क, 5 परनी अर्क, उसके अलावा हम लकड़ी की राख और उसके बाद से तांबे की जो पुरानी छाछ है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताना चाहता हूँ। जो मैंने लकड़ी की छाछ का, मैंने मेरे जो घर है मैंने अपने घर के किनारे में एक ज़मीन है जिसमें मैं 1-1.5 साल से कोई सब्जी मार्केट से लाता नहीं हूँ। मेरे घर की जो भी सब्जी किनारे मतलब खुद ही उगाई जाती है, मेरी माता जी और मेरे पिताजी उस पर जो भी अपनी घर की सब्जियाँ उगाते हैं। उस पर कुछ दिन पहले माता जी ने मुझे बोला कि हमारे जो भिंडी की थी कुछ हमने लगाई थी, उस पर कुछ कीड़े जो कुछ वो थे वो छेद कर जा रहे थे। तो हमने उनको कुछ नहीं किया, हमने कोई वैसा नहीं किया, हमने सिर्फ उस पर चूल्हे की राख लेके शाम के टाइम हल्का सा उसके ऊपर छींटा कर दिया। हमने 4-5 दिन के बाद देखा कि जो इफेक्टेड थे वो उनके बाद से जो नए भी आए उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया थोड़ा सा कि एक हमारा इनपुट्स टाइप से कि आप क्या क्या इनपुट यूज़ कर सकते हैं। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कि हम सर्टिफिकेशन पे बात करें और मार्केटिंग पे बात करें। जो किसान जैविक खेती कर रहे हैं उनके पास सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि हम मार्केटिंग और ये जो आज के टाइम पे जो उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि हम मार्केटिंग कैसे करें और मार्केटिंग के साथ साथ हम उस पर जो भी हमारा सर्टिफिकेशन है, जो भी हमारा सर्टिफिकेशन है वो सर्टिफिकेशन में हम कैसे करें। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको सर्टिफिकेशन से लेके चलता हूँ। सर्टिफिकेशन में क्या है, सर्टिफिकेशन 2 टाइप के हमारे भारतवर्ष में 2 प्रकार के सर्टिफिकेशन है। एक है पीजीएस, एक है एनपीओपी। पीजीएस क्या है, पीजीएस है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा पीजीएस होता है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, इसमें एक हमारा ग्रुप बनता है किसानों का, 5 किसानों का, 6 किसानों का हम ग्रुप बनाते हैं, जिसमें कम से कम 5 किसानों का एक ग्रुप होता है। और इसमें भारत सरकार जो भी हमारी एक आरसी दिए जाते हैं, आरसी संस्थाएं बनाई जाती हैं, आरसी दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन काउंसिल, रजिस्टर्ड काउंसिल। जो रजिस्टर्ड काउंसिल होती है उनका क्या काम होता है कि जो भी वो ग्रुप बनाती है 5 किसान, 10 किसान, 20 किसान का, उनके ऊपर निगरानी रखनी, उनको जागरूक करना, उनको समय समय पे प्रशिक्षण देना, उनको उनकी मदद करनी कि उनकी जो भी आवाज आ रही है आप तक। एक बार एक्चुअली किसी का फोन आ गया था, आप एक बार कंफर्म कर दे कि नहीं पहुंच रही। आप सबसे निवेदन है एक बार कंफर्म कर दीजिए प्लीज कि आवाज आ रही आ गया था बीच में। ठीक है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, ठीक है। पीजीएस क्या है, पीजीएस में क्या है कि जो पीजीएस आरसी काउंसिल होती है, रजिस्टर्ड काउंसिल, उसका क्या होता है, उसका काम होता है कि वो उस पर निगरानी रखे, समय समय पर प्रशिक्षण दे, समय समय पर उनकी जो समस्याएं हैं उनको समाधान करे और उनको जागरूक करे, उनके जो भी उनकी जो मार्केटिंग में दिक्कत है उनकी मदद करे, उनका निरीक्षण करे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पीजीएस में ये कॉस्टली नहीं है, ये किसानों के लिए सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीका है। इसमें क्या होता है, इसमें 2 टाइप से होता है। जब आप स्टार्टिंग करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपको एक स्टार्टिंग में लोगो दिया जाता है, जो ऐसे करके एक लोगो होता है। उस पर मतलब मैं आपको दिखाना, मैं आपको ये, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो पीजीएस का जो लोगो होता है उसमें जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग के टाइम पे आपको पीजीएस ग्रीन इंडिया के नाम से लोगो दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो उसका मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट पे, आप अपने किसी भी उस पर जो भी आप कहीं पे भी अपनी मार्केटिंग करें तो आप उस पर ये शो करके दिखा सकते हैं कि मैं ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ। और उसके देखिए इसमें मैं आपको 2 लोगो दिखाता हूँ, एक पीजीएस इंडिया ग्रीन और पीजीएस ऑर्गेनिक है। ये देखिए, जो पहला है पीजीएस, जिसके ऊपर ऑरेंज कलर की, जो आप ऑरेंज कलर की बॉल देख रहे हैं, जो ये पीजीएस ग्रीन है, ये आपको स्टार्टिंग में मिलेगा जब आप ऑर्गेनिक खेती स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद जब आपके 3 साल हो जाएंगे, जब आप पूरे ऑर्गेनिक हो जाएंगे, तो तब आपको ये जो सेंटर में ब्लू कलर की बॉल है जिसके नीचे में पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक है, आपको ये वाली ये लोगो मिल जाएगा। फिर अपने प्रोडक्ट का इसका मतलब होता है कि आप पीजीएस सर्टिफाइड है, आप ऑर्गेनिक है। इसके अलावा जो दूसरा एक सिस्टम प्रणाली है, उस प्रणाली का नाम है एनपीओपी।
जिसका मतलब है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। इसमें क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा एक एपेक्स संस्था है, एक बॉडी है जिसका नाम है एपीडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसमें एक पोस्ट हार्वेस्ट पे काम करती हैं। इनका एक नॉर्म्स है, इनका एक स्टैंडर्ड है, मतलब ये जो संस्था द्वारा बनाया हुआ, जिसका नाम है एनपीओपी। जिसमें क्या है कि हमारे भारत सरकार, हमारे पूरे भारतवर्ष में 29 संस्थाएं इस पे काम कर रही हैं, जिसमें विभिन्न स्टेट्स में कुछ स्टेट्स की संस्थाएं हैं, कुछ प्राइवेट एजेंसीज हैं। जिसमें स्टेट्स की मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि कौन किस किस स्टेट में ये संस्थाएं अवेलेबल हैं। इसमें जो सबसे प्रथम अवेलेबल है आपका उत्तराखंड में, जिसको हम जानते हैं उस यूसोका के नाम से, उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, जिसका ऑफिस है देहरादून में। दूसरा है आपका रोका का है, दूसरी जो ये संस्था है ये है आपकी रोका, राजस्थान ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, जिसका हेड ऑफिस है जयपुर में। दूसरा है आपका छत्तीसगढ़ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी। चौथा है तेलंगाना में भी है। पांचवा आपका उड़ीसा में भी है, उड़ीसा ऑर्गेनिक स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी। एमपी सोका है, मध्य प्रदेश स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी। उसके बाद आपका गोका है, गुजरात ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी। उसके अलावा यूपी ओका है, उत्तर प्रदेश ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी। उसके बाद कर्नाटका है, कर्नाटका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी। सिक्किम की भी अपनी खुद की है, तेलंगाना की भी है। इसमें एक जो नया अपडेट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले, करीबन 4-5-10 दिन पहले, हमारे हरियाणा में चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, लार्जेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। हमारे माननीय प्रोफेसर कुलपति जी डॉक्टर केपी सिंह जी ने अभी प्रेस मीडिया के द्वारा ये रिलीज़ किया है कि हमारे हरियाणा में होक्का के नाम से हरियाणा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी का चालू हो जाएगी अभी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, जिसमें हमारे हरियाणा के किसान भाइयों और बंधुओं को बहुत सहायता मिलेगी। ठीक है, ये तो हो गए आपके सर्टिफिकेशन। इसमें हम कैसे करें ये, आप इसके लिए चाहे तो आप एनपीओपी में आप अपनी जो भी स्टेट्स की एजेंसी है आप उनमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में जाके, या फिर आप आपके जो पीजीएस है, प्रॉस्पेरिटी गारंटी सिस्टम, आप किसी भी, आपको इसके पीजीएस के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। पीजीएस के लिए आपको पीजीएस की साइट पे जाइएगा। पीजीएस की साइट पे आपको जाने के बाद वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन काउंसिल और आरसी का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिएगा, आपको पूरी मिलेंगी। उसके अलावा वहाँ पे पहले डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा, फिर आपको स्टेट सिलेक्ट कीजिएगा, तो उसका आपको ये पता चल जाएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके स्टेट में कौन कौन सी एजेंसी आरसी काम कर रही है। फिर आपको वहाँ से कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, आप कॉन्टैक्ट डिटेल पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, या फिर आप ऑनलाइन पीजीएस की साइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ पे किसी भी किसान भाई को कोई भी दिक्कत हो इसके बारे में वो मेरे से संपर्क कर सकता है। मैं अपना मोबाइल नंबर बता देता हूँ, 8962955685 है। बाकी मैं कमेंट बॉक्स में भी लिख दूंगा, और उसके अलावा आप मेरी फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, द बाईसाइकिल मैन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। सब अगर आपको कांटेक्ट करने में, वैसे मैंने सभी सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव हूँ, ट्विटर इंस्टाग्राम पे आप बाईसाइकिल इंडियन के नाम से सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे भी। उसके अलावा आप इंस्टा पे भी मेरे को बाईसाइकिल इंडियन के नाम से सर्च मतलब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप गूगल पे डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं द बाईसाइकिल मैन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के नाम से, आपको भी वहाँ से मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, और मैं अपना नंबर भी आपको दे दूंगा। उसके अलावा क्या, अब हम बात करते हैं मार्केटिंग में। सबसे बड़ा जो किसानों का कंसेप्ट है, हमारे पास ऐसे ऐसे किसान हैं जो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हैं, पीजीएस भी हैं, एनपीओपी भी हैं, इसके अलावा यूएसडीए भी हैं, यूनाइटेड स्टेट के जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, यूरोपियन स्टैंडर्ड भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मार्केटिंग की दिक्कत आ रही है। तो उसके लिए मैं अपने कुछ आइडिया बताना चाहता हूँ, जिस पे मैं काम कर चुका हूँ, मैं किसानों के साथ भी काम कर रहा हूँ। इसमें हम एक अच्छा काम क्या कर सकते हैं, आप सब जहाँ भी सिटीज़ में रहते हैं, सबसे पहले तो आप प्राथमिकता है आप अपने जो किसान भाई हैं, जैविक किसान, एक समूह बनाएं। बिना समूह के कुछ पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ के लिए एक समूह चाहिए। क्योंकि आज मैं जैविक खेती और मिशन ऑर्गेनिक की भी जो यात्रा कर रहा हूँ, इसमें मैं भी एक किसान भाइयों के साथ, वैज्ञानिकों के साथ, अधिकारियों के साथ और कृषि छात्रों के साथ और आप सब भाइयों और पूरे भारतवासियों के साथ एक ग्रुप भी बना के काम कर रहा हूँ। मैं कोई अकेला काम नहीं कर रहा, ये मेरी मेहनत नहीं है, ये सभी हमारे किसान भाइयों और इस मेहनत के जो पात्र हैं, जो इसके
जो सम्मान के पात्र हैं ये किसान भाई हैं, जिन्होंने जो हमारे लिए, हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए, हमारे जो नागरिकों के लिए दिन रात जग के खेत में रात को 12-1 बजे भी पानी देकर और हमारे लिए भोजन, मतलब हमारे लिए वो फसल और जो भी खेती कर रहे हैं ताकि हम भूखे ना सोएं। तो इस चीज़ के जो भी सम्मान के पात्र हमारे किसान भाई हैं। इसमें आप मार्केटिंग कैसे करें? सबसे पहला, आपके जो स्टेट में, आपके जो भी आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आप सिटीज़ में रहते हैं, वहाँ पे ज़रूर ना ज़रूर कोई एक पार्क होगा जो कोई, जिसमें सुबह शाम पब्लिक जो हमारे जो नागरिक हैं, हमारे जो गांव, हमारे जो नागरिक हैं सिटीज़ के, जो भी हमारे गांव के पर्सन हैं वो वहाँ घूमने जाते हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, उस जो भी आपका पार्क है, जो भी आपके ऐसे स्थल हैं, धार्मिक स्थल जहाँ पे पब्लिक की आना जाना लगा रहता है, आप वहाँ पे एक छोटा सा एक कैनोपी बना के, आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना। मैंने कुछ दिन पहले एक फेसबुक पे एक पोस्ट देखी थी जिसमें किसान भाई अपने गाड़ी पे अपना जैविक किसान और जैविक की इन्फॉर्मेशन, जैविक के बारे में लिख के एक रोड के किनारे बैठ के अपना, मतलब सड़क के किनारे अपना जो सामान था वो रख के अपनी मार्केट कर रहा था। तो आप ऐसे ही एक काम कर सकते हैं क्या, कि आप किसी भी पार्क के पास या फिर किसी भी धार्मिक स्थल या किसी भी उसके, अभी तो कोरोना है इसलिए मैं अभी नहीं बोलता कि आप कोरोना में जाके अभी ये सब काम स्टार्ट करें। हाँ, लेकिन अगर आप कोरोना में आप अपने रोड के किनारे, आप अपने घर के पास में या कहीं मेन रोड पे या फिर कहीं मार्केट में वैसे रख के बेच सकते हैं। लेकिन आप ऐसे किसी, क्योंकि अभी आपको पता है कि पार्क सब अभी बंद, क्लोज हो चुके हैं, तो आप इसको पार्क के वहाँ पे आपको ये पब्लिक क्योंकि अभी नहीं आएंगी। ये मैं आपको ऑर्गेनिक के बारे में बता रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। वहाँ पे क्या है कि जब आप वहाँ पे शुरुआत के दिन आप कुछ प्रोडक्ट लेके बैठेंगे, जैविक के बारे में बताएंगे, हो सकता है पहले दिन आपसे कोई ना ले, दूसरे दिन बैठे हो सकता है कोई ना ले, तीसरे दिन आप जब बैठेंगे तो कोई ना कोई पर्सन आपसे जरूर एक पर्सन बात करेगा। क्योंकि जिस दिन आपका एक किसान ने, एक भाई ने, किसी भी एक ग्राहक ने आपसे सामान लिया तो उस दिन आपकी जीत हो गई है। क्योंकि आप जब बताएंगे, एक दिन लेगा तो इसका ये तो एक आपका ये तरीका होगा। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊँ, डिजिटली कर सकते हैं। डिजिटली कैसे? जो मेरे पास दिन में फ़ोन आते हैं, जो भाई किसान भाइयों के साथ जो मार्केट करना चाहते हैं, मैं उनको एक सलाह देता हूँ, आप डेली एक मुहिम चालू कर दीजिए। क्या मुहिम है? कि हम जो भी जैविक किसान हैं, जो भी हम जैविक के प्रति हम जागरूक कर रहे हैं, हम डेली एक स्टेटस जैविक खेती के लिए डालेंगे। हम 100, 50, 20 जैविक डाल रहे हैं, लेकिन हम एक काम चालू करते, एक मुहिम चालू कर सकते हैं जागरूक के तौर पे। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी पर्सन आपके कोई भी आप किसी को मैसेज करते हो, क्योंकि सबके पास बहुत ग्रुप हैं, बहुत मैसेज हैं, बिजी टाइम है, कोई नहीं देखता। हमारे क्या होता है कि हम किसी ग्रुप में पोस्ट करते हैं या कहीं भी हम जैविक के बारे में कुछ डालते हैं तो उसके बाद बहुत सारी पोस्ट आती है, तो पीछे हमारी पोस्ट चली जाती है, तो उस पर वो नहीं आती। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप अपना स्टेटस लगाइए डेली। हर पर्सन, जो भी हमारे देश का नागरिक है, जो भी हमारे किसान भाई हैं, जो भी हमारे जैविक योद्धा हैं, जो हम जैविक के लिए हमारे जो जागरूक करने का काम करते हैं, आप डेली अपने स्टेटस में एक जैविक का पोस्टर, जरूर जैविक के बारे में लगाइए। उससे क्या होगा, जो बिजी पर्सन है वो भले ही मैसेज ना देखे, वो स्टेटस जरूर देखते हैं, वो आपका स्टेटस एक बार जरूर देखेंगे। तो उससे क्या, मैं अपना खुद बताऊँ, मैं स्टेटस अपलोड करता हूँ, मैं जैविक के बारे में डेली कुछ ना कुछ किसानों के लिए डालता हूँ, तो मेरे पास 500, 600, 700, 800, मतलब कभी एवरेज मतलब मिनिमम 500, 600 व्यूवर तक मेरे व्हाट्सएप पे वो पोस्ट पे हो जाते हैं। बाकी कभी कभी मैक्सिमम 1000 तक भी गए हैं, 1000 पार भी किए हैं व्हाट्सएप स्टेटस चेक करने में। तो उससे क्या है, आपकी एक मुहिम चल जाती है। अभी रिसेंटली दिल्ली से 2 सिस्टर हैं, अभी वो भी जैविक पे काम कर रही हैं, तो उन्होंने पूछा नीरज जी हम कैसे करें, तो उन्होंने भी ये काम चालू किया। स्टेटस में मतलब जैविक के बारे में उन्होंने अपलोड कर दिया, जिससे क्या कि जो भी उनके स्टेटस देखते हैं 2-3 दिन उनके पास कोई मैसेज नहीं आया, तीसरे दिन से उनके पास मैसेज आने लगा कि आप जैविक के बारे में, जैविक में काम चालू कर रहे हो क्या, आपका कोई जैविक में से आपका कोई लगाव है क्या। तो ऐसे ही आप जैविक का एक मुहिम चालू कर सकते हैं। तीसरा, आप एक ये तो हुआ, और उसके बाद मैं बताऊं, मैं जैसे एक साइकिलिस्ट, ये मेरा साइकिल है, ये मेरा साइकिल है जिससे मैं अभी 1,11,111 किलोमीटर की यात्रा कर रहा हूं। और इसी साइकिल से ये क्या है कि ये साइकिल अभी मेरे तरफ से ये एक साइकिल जैविक के नाम से जाना जाता है कि ये साइकिल कोई भी पब्लिक, ये जो साइकिल है इसको कोई भी देखाता है तो ये बोलता है भाई ये जैविक वाले का साइकिल है, जो जैविक के लिए पूरे भारत भ्रमण पे चल रहा है नीरज, ये उसका साइकिल है। तो ऐसे ही क्या है कि आज पर्यावरण दिवस भी है, तो बस आप सर्वप्रथम आप सबको पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और पर्यावरण में क्या है कि पर्यावरण दिवस है तो इसमें क्या है कि पोल्यूशन भी मैं नहीं करता हूँ। देखिए, मैं किसी कोई पौधा लगाता हूँ, मैं पूरी यात्रा पे रहता हूँ, मैं डेली पौधे को पानी नहीं दे पाऊँ। उसी पौधे को अगर मैं कहीं पौधा एक लगाता हूँ, मैं यात्रा पे 3 महीने में 2 महीने में आता हूँ, तो मैं उस पौधे को देख रेख नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं अपना योगदान इस साइकिल यात्रा के थ्रू दे पाता हूँ कि मैं पौधा तो नहीं लगा पाता है, लेकिन मैं इस साइकिल यात्रा से प्रदूषण नहीं करूँगा। अगर मैं प्रदूषण नहीं करूँगा तो ये भी एक तरफ से हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा के लिए भी एक योगदान है कि अगर हम सब बाइक या फिर कोई भी हम फ्यूल का मतलब उसका यूज़ ना करके हम साइकिल से करें तो हमारा भी एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा अपने पर्यावरण में।
तो इससे क्या है कि आप क्या है कि जो हर एक सिटीज़ में डिस्ट्रिक्ट में कुछ साइकिलिस्ट ग्रुप हैं जो साइकिल का काम करते हैं, जो साइकिलिस्ट वो क्या उनकी मैं आज मेरी खुद ही एक साइकिलिस्ट से बात हो रही थी जिनका अभी वर्ल्ड में गिनीज बुक में रिकॉर्ड है कि उनसे मेरी चर्चा हुई इस चीज़ के बारे में। तो वो भी बता रहे थे कि नीरज, मैं जब अपनी साइकिल यात्रा करता हूँ तो मैं इसमें विभिन्न प्रकार के पावर बूस्टर, टॉनिक्स, अलग अलग पाउडर्स यूज़ करता हूँ ताकि मुझे एनर्जी आए और मैं कहीं भी मेरे को मतलब जो पावर्स है वो चाहिए। जब मैंने उन्होंने मुझसे पूछा नीरज जी आप क्या यूज़ करते हो, मैंने बताया मैं कोई पाउडर यूज़ नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता, मैं बस मैं यात्रा के दौरान किसान के घर देसी जैविक खाना खाता हूँ या फिर अपने घर का देसी उगाया हुआ खाना खाता हूँ, जो भी अपना मतलब उनसे जो भी बना उत्पाद है, रोटी सब्जी जो भी जैविक खाता हूँ। उसके अलावा मैं देसी जहाँ भी मैं दूध गौ माता का दूध पीता हूँ, कहीं भी किसान भाई के वहाँ से या कहीं से भी मतलब उनके घर से जो भी गौ माता वहाँ से, उससे क्या, और मैं कोई भी पावर टॉनिक नहीं, फिर भी मैं इस साइकिल से प्रतिदिन कम से कम एवरेज 150 किलोमीटर की यात्रा करता हूँ। अभी जिस दिन लॉकडाउन था उस दिन मैं राजस्थान में था, 19 तारीख की शाम को मैं वहाँ से देखा, जोधपुर से मेरा घर 600 किलोमीटर है और मैंने वहाँ से 19 तारीख को चला था, 22 तारीख को मैं सुबह अपने घर पहुँच गया था 600 किलोमीटर की यात्रा करके। मैंने पर दिन 200-250 किलोमीटर की यात्रा की, लेकिन मैं बाहर का खाना नहीं खाता, मैं सिर्फ अपना देसी खाना खाता हूँ। उसके अलावा मैं इसमें चने रखता हूँ, चने हुआ अपने देसी, वो मैं जैविक किसानों से क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं वो पैसा मैं कहीं मार्केट में किसी दुकान को दूँ केमिकल वालों को, उसको मैं 70-80 रुपये चने का दूंगा, इससे अच्छा मैं किसान को लेके ही मैं 70 रुपये दे दूँ तो किसान का उससे क्या फ़ायदा है कि किसान की डायरेक्ट। दूसरी बात, मैं उससे जब चने लेता हूँ तो मैं रास्ते में चलते हुए जहाँ जहाँ रुकता हूँ मैं सबको खिलाते हुए चलता हूँ और किसान के बारे में बताता चलता हूँ कि ये उस किसान के हैं, ये वो उस किसान ने जैविक उगाए हैं। क्योंकि मैं आपको ऐसी एक यात्रा के बारे में बताना चाहता हूँ। आज से करीबन 8 महीने पहले हमारे जितेंद्र मिगलानी जी किसान हैं जो कि फरीदपुर पानीपत के करनाल डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। तो उनको सरसों का बीज चाहिए था, तो मैं पूसा से लेके आया था। हमारे डॉक्टर महेश राव सर साइंटिस्ट प्लांट बायोटेक जेनेटिक्स में काम करते हैं, उनसे मैं बीज लेके आया था। तो मैं वो जब किसान को दिया तो किसान को एक आदान प्रदान का काम देखे कैसे कि मैं वहाँ से बीज लेके आया तो मेरा उसमें आने जाने का जो मेरा खर्चा हुआ था, जो भी XYZ हुआ, तो वो मैंने किसान से नहीं लिया। वो क्या हुआ कि मैंने जब किसान को वो बीज दिया, सरसों का बीज दिया, किसान ने उस चीज़ के प्रति मुझे कुछ चने 5-6 केजी 5-10 केजी के करीब मुझे चने दिए थे। ट्रेन में आके मैंने उनको बीज दिया सरसों का और उन्होंने मुझे चने दिए। और वो चने मैंने क्या किए, मैंने वो चने ट्रेन में जो जिस कंपार्टमेंट में मैं बैठा था मैंने उसमें सबको खिला दिए। मैंने वो पूछे भाई साहब क्या है, मैं बोला ये देसी, वो से पूछे भाई साहब आप करते क्या, मैं बोला ऐसे ऐसे काम करता हूँ। तो मैंने वो चने खिला दिए। उन्होंने बोला भाई साहब कहाँ से, मैं बोला ये उनके किसान है। ऐसे करके मैं धीरे धीरे उनका वो किसान का जो कहना था मैं सब तक पहुंचा दिया। अभी क्या मेरे पास धीरे धीरे उनके फ़ोन भी आते हैं, अभी मैं धीरे धीरे इस पर काम भी कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसे ही क्या है कि हमारे हरियाणा में क्या है कि आप सबको पता है हरियाणा कुश्ती के नाम से, और हमारे हरियाणा ने बहुत सारे जवानों को देश के लिए दिया है, देश में सेवा के लिए बहुत सारे हमारे हरियाणा के भाई किसानों के बेटे जो देश की सेवा कर रहे हैं बॉर्डरों पे, तो वो क्या है कि सुबह प्रैक्टिस करते हैं दौड़ने के लिए, चने खाते हैं। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप केमिकल का चना क्यों खा के प्रैक्टिस करो, आप देसी चना खाओ ताकि किसान का भी देसी चीज़ बिके। आप देसी बनाओ, आपकी स्वास्थ्य देसी रहे, आपका हेल्थ अच्छी रहेगी। ये देखो मेरा भी शरीर है, मैं बढ़िया फिट हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं, अच्छा शरीर है, कोई नहीं, आराम से खाता हूँ, मैं मार्केट का कुछ नहीं खाता, मैं सारा देसी अपना। ये तो हो गया एक मार्केट का। एक हुआ आप कैसे कि आप अपने साइकिलिस्ट का मैं इसलिए उदाहरण दे रहा था कि अब मैं जैसे साइकिलिस्ट से जुड़ा हूँ, अभी मेरे दिल्ली के बहुत सारे साइकिलिस्ट से बात चल रही है, तो वो ये बोले कि नीरज जी आप किसान बताइए, जैविक किसान कौन कौन है जो जैविक खेती करते हैं। हम पूरे जो हमारे साइकिलिस्ट हैं हम क्या करेंगे कि कभी भी महीने में एक दिन हम पूरा एक ग्रुप बना के 50, 30, 40 किसान जो भी है मतलब साइकिलिस्ट हैं, हम किसान के खेत का भ्रमण भी करेंगे हर महीने में एक दिन हम, ताकि उससे क्या है कि हम उसकी जो इन्फॉर्मेशन अपने सिटीज़ में लेके आए, जो सिटीज़ में हम साइकिलिस्ट चलते हैं हम उसके बारे में जो अर्बन एरिया में उनको जागरूक करें आप साइकिल के माध्यम से भी। और उसके अलावा क्या है कि मैं उनके साथ जुड़ रहा हूँ और मेरे से सब ये पूछते हैं कि नीरज जी हम जैविक किसान कहाँ पे हैं, जैविक की डिटेल मांगते हैं, तो मैं उनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कराता हूँ। ठीक है, एक तो ये मार्केट होगी। दूसरा आप फेसबुक के माध्यम से कर सकते हैं, फेसबुक में भी आप अपनी शेयर कीजिए, हो सके तो आप अगर आप टैग करना चाहें तो आप मुझे भी टैग कर सकते हैं ताकि मैं उसको भी शेयर कर दूं। आप कहीं पे मेरे को टैग करेंगे तो मैं भी उसको शेयर करूंगा, या मुझे बता दें नीरज जी मैं उसको जितना हो सकता है मैं अपने नेटवर्क तक जो अपने साइकिलिस्ट ग्रुप है उन तक पहुँचाऊँगा। फिर इसके बाद आपके साइकिल हो गया, फिर उसके बाद आप एक काम और कर सकते हैं क्या कि आप इसमें जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स के पास में भी काम कर सकते हैं जो भाई फ्रूट का काम करते हैं, जो फलों का काम करते हैं, ताजी जैसे सब्जियों में आप खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, मतलब जो जैसे सब्जियों में तो हो गया जैसे आपका खीरा हो गया,
सब्जी में, या फिर आप ककड़ी मान लीजिए सब्जी, उसको सब्जी में, फल में, बस सब्जी में जो होता है जो बेल वाली वर्गीय है। इसके अलावा जैसे फल हो गए, तरबूज, खरबूज, पपीता, नींबू का जूस। अभी जैसे गर्मियों का टाइम था तो इसमें क्या है कि फलों की बहुत आवश्यकताएं थी। तो आप ऐसे जो ये देसी चीज़ें, जैविक चीज़ें आप मंडी में ना ले जाके आपके जो भी हॉस्पिटल्स हैं, आप हॉस्पिटल्स के पास में कीजिए, जो आपके हॉस्पिटल हैं उनके पास में इस चीज़ का काम कीजिए। उसका क्या फ़ायदा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या है कि जो हमारे पेशेंट हैं, जो भी हमारे जो भाई हैं, जो भी हमारे भाई बंधु, हमारे भारतवासी, जो भी जिनको किसी भी, जैसे अब आपको पता है कोरोना की बीमारी, ऐसी कोई भी बीमारी से जो हॉस्पिटल में मतलब बहुत परेशान हैं, उनको फलों के बारे में बताया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हॉस्पिटल में पेशेंट होता है तो उन्हें ये नहीं बोला जाता कि आप बर्गर खाइए, पिज़्ज़ा खाइए, चाउमीन खाइए, ये नहीं बोला जाता कि आप गोलगप्पे खाइए, टिक्की खाइए। उनको ये सलाह दी जाती है, हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा ये सलाह दी जाती है आप ताज़े से ताज़ा फल खाइए। कोई भी डॉक्टर ये सलाह नहीं देता पेशेंट को हॉस्पिटल में कि आप बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन और नूडल्स खाइए। वो ये सलाह देते हैं कि आप इसमें ताज़े फल खाइए। तो उसी के लिए मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ, किसान भाइयों को भी और आप सबको भी, कि आप जो भी आप फल या ऑर्गेनिक जो भी आप सब्जियाँ हैं, जैसे खीरे हुए या फिर ककड़ी, जो भी चीज़ उगाते हैं, आप जो हॉस्पिटल्स हैं उनके पास में कीजिए। भले ही आपको क्या है कि जो मंडी का रेट है उससे देखिए, मंडी में अगर मान लीजिए आज के टाइम पे कोई भी सब्जी है, वो मान के चलिए जैसे अब खीरा है, खीरे का मार्केट का जो रेट है 7 से 8 रुपये केजी मार्केट में ये रेट जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको रिटेल में देखें तो रिटेल में इसका रेट जा रहा है 15 से 20 रुपये। और अगर आप इसको देखें, अगर आप हॉस्पिटल के किनारे कभी जाके देखें, अगर आप कभी देखे हो तो हॉस्पिटल के पास में खीरे का रेट होगा 20 रुपये। तो आप उसको क्या कीजिए, आप, क्योंकि देखिए वहाँ पे आप किसी की प्रॉब्लम, किसी की समस्याओं को आप अपना बिजनेस मत बनाइएगा कि अगर उसको ज़रूरत हो तो आप उसको हाई रेट दे जैविक, नहीं। आप उसको क्या कीजिएगा, वहाँ पे जो उसका, आप एक तो मंडी में लेके 7-8 रुपये केजी दे रहे थे, इसको आप हॉस्पिटल पे कीजिए, हॉस्पिटल के पास में कीजिए, जहाँ आपके हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो आपका मार्केट का रेट है, मान लीजिए 15 रुपये रिटेल जा रहा है और आप 15 रुपये ही दीजिए, ठीक है। आप 15 रुपये देंगे तो आप ये मत सोचिए कि मैंने इसको पैसे में क्या मदद की, जो पेशेंट था, जो उसको नागरिक था। आप ये देखिए, आपने उसको एक स्वच्छ खाना दिया। जो इंसान 10 दिन में ठीक होना चाहिए था, वो ठीक होता दवाइयों से, जहरीले खाना खाने से, वो किसान जल्दी ठीक होगा आपके जैविक खाना खाने से। जैविक के जो भी आपके उत्पाद है, जो भी जैविक हैं, आप नमकीन हुआ जैविक, आप नमकीन बनाते हैं, जैविक चने हुआ, जैविक मूंग हुआ, इनको भिगो के यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके जैविक उत्पाद हैं, चने हुआ, इन सबको आप लगाइए, दालें हुआ, इन सबको आप सप्लाई कीजिए। आप इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं ऐसे। ये तो आपका तीसरा हो गया। एक हमारा साइकिल का हो गया कि ये मार्केटिंग हो गया। दूसरा आप फेसबुक से भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया व्हाट्सअप पे। और मैं ये चाहता हूँ कि हम सब किसान भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म, मैंने अपनी एक वेबसाइट भी, ब्लॉग, मैंने अपना पर्सनल ब्लॉग भी बनाया है, जिसको आप सर्च कर सकते हैं बाइसाइकिल मैन एग्रीकल्चर के नाम से, www.bicyclemanagriculture के नाम से आप उसको मिल जाएगा। बाकी आप उस पर मैं किसानों के बारे में अभी डिटेल धीरे धीरे अपडेट कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं एक सोच रहा हूँ कि ऐसा एक हम प्लान बनाएं, एक ऐसा चीज़ बनाएं कि हमारे जो भी जैविक किसान हैं, जैसे मान लीजिए मेरे एक डिस्ट्रिक्ट है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, जो भी मेरे सोनीपत के किसान हैं उनको एक सप्ताह के अंदर या फिर 15 दिन 10 दिन के अंदर में आप ऐसे काम करें कि जिसे डिजिटली या फिर आप मीडिया के थ्रू या फिर आप किसी उसके अखबार के थ्रू आप अपने एरिया में उनसे जो खाने वाले पर्सन हैं, जो सिटीज़ के पर्सन हैं, जो उन सब के साथ कनेक्टिविटी है। और मेरा एक और उद्देश्य है, एक और जो मेरा सबसे बड़ा मानना है, जैविक खाना सिर्फ एक जिसके पास पैसा है, अमीर है, उसका हक नहीं है। जैविक खाना सभी का हक है, गरीब का भी, एक पक्षी का भी, एक जानवर का भी। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊं, आप लोग जो बहुत सारे हम जो रसायन, जो हम केमिकल खेत में डाल देते हैं, उससे क्या होता है, वो केमिकल डालने के बाद उससे एक प्रॉब्लम क्या आती है कि कोई भी पक्षी भूख है, जैसे आपने 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ चल रही है जो विनायकी हथनी के बारे में, केरला में जो ट्रेजेडी हुई, उसके बारे में। उसमें क्या था, उसमें भी किसी ने ऐसी फल के, अनानास के अंदर बम रख के खिला दिया था। ये तो एक, चलो ये तो बम है, नहीं तो आप एक किसी फल के ऊपर आप स्प्रे कर रहे हैं, कोई भी एक जहरीला स्प्रे कर रहे हैं और फिर उसको पक्षी खा रहा है, ये भी तो एक तरफ से आपका बम ही है। भले ही वो एक क्रैकर था, उसके अंदर बम था, लेकिन अगर आपने उसके ऊपर स्प्रे किया तो आप भी तो एक बम ही दे रहे हो। बस उसका बम अंदर फटने वाला था अनानास में, आपने जो बम दिया वो बम उसका फटेगा नहीं, वो भी एक बम है कि आप किसी भी फल के ऊपर केमिकल का स्प्रे कर रहे हो और वो पक्षी उसको खा रहा है, वो उसके पेट में जा रहा है, उसको दिक्कत आ रही है। तो इसीलिए प्लीज़ आप सबसे निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी धीरे धीरे केमिकल को कम कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम केमिकल को बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे आपकी आर्थिक स्थिति डगमगा जाए। आप धीरे धीरे ये एक हमारी
मुहिम है मिशन ऑर्गेनिक, हम इसको धीरे धीरे हम केमिकल को कम करेंगे और आने वाले टाइम में 2-3 साल 10 साल 5 साल में आने वाला हमारा जो भारत देश है ये विश्व में एक जैविक गुरु और जैविक देश कहलाएगा और एक अपनी एक छाप बनाएगा विश्व में। और मैं इस यात्रा को आने वाले टाइम में, मेरा तो अभी सबसे मेरे को शुभकामनाएं, आप सबसे बहुत शुभकामनाएं मिली हैं और उसका मेरा सभी से प्लान हुआ है कि मैं इस यात्रा को एक इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाऊं और जो हमारे किसान भाई हैं जो हम जैविक खेती कर रहे हैं, हम इसके बारे में दूसरे विदेशों में साइकिल यात्रा करूं। तो अभी पहले मैं एक भारत की यात्रा कर लेता हूं 1,11,111 किलोमीटर की, फिर हम इसको एक इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएंगे और अपने भारत का नाम रोशन करेंगे और एक ऊंचा सबसे बेस्ट होता है कि एक जहां भी एक जैविक खेती का नाम आए तो हमारे देश का नाम सर्वप्रथम आए। तो आप लोग से एक निवेदन, जहाँ तक मैं मार्केटिंग का, उसके बाद मैं आपको डेली सलाह दे, आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो आप मेरे से कभी भी व्हाट्सएप या कॉल पे आप बात कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी मार्केटिंग में, पैकेजिंग, लेबलिंग में भी मैं आपको इस चीज़ के बारे में जल्दी 1-2 दिन के अंदर मैं इसमें एक और बार लाइव आऊँगा कुछ दिन में, जैसे ही मैं इसके बारे में भी तैयार करूँ पैकेजिंग के, क्योंकि पैकेजिंग में भी मेरा ये मानना है कि हम सिंगल यूज़, अभी मेरे एक दोस्त है साइकिलिस्ट, वो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कम यूज़ फ्री, सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री करने के लिए वो साइकिल से कर रहे हैं। तो मेरा उनके साथ भी बातचीत चल रही है कि मैं पैकेजिंग में एक ऐसी मटेरियल के साथ और एक ऐसे रिसर्च के साथ आप सबके साथ आऊँ कि ताकि हम उसमें क्या है कि जो भी हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम जैविक की बात कर रहे हैं और प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारे पर्यावरण के लिए अच्छी बात नहीं है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग के पास अगर कोई क्वेश्चंस हैं जैविक खेती के प्रति, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर कोई जुड़ना चाहे तो मैं रिक्वेस्ट भी भेज सकता हूँ यहाँ से, तो ताकि मेरे इस लाइव सेक्शन के साथ आपके साथ जुड़ा रहे। मैं आपको एक किसान के साथ जोड़ना चाहता हूं जिनका नाम है जितेंद्र मिगलानी जी। वो अपने अनुभव शेयर करेंगे जैविक खेती के बारे में। मैं उनको रिक्वेस्ट भेज के देखता हूं अगर वो अभी अवेलेबल लाइव होंगे। मैंने अभी उनको रिक्वेस्ट भेजी, अगर वो अभी, तो मैं उनको अभी लाइव पे आपके साथ चर्चा करता हूं। मिगलानी सर, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तो आप प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ फेसबुक लाइव पे। अगर किसी भाई की किसी को किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए ऑर्गेनिक के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। आई थिंक नेटवर्क इशू है मिगलानी जी के पास से, वो जुड़ नहीं पा रहे। मैंने रिक्वेस्ट तो सेंड कर दी है मिगलानी सर को। कनेक्शन फेल का इशू आ रहा है, मैं एक बार देखता हूँ दोबारा। मिगलानी सर से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके सर जी, आपका मैसेज आ गया, नेटवर्क प्रॉब्लम है नीरज जी यहाँ पे। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। अभी हम मैं किसी दिन आने वाले अभी कुछ दिन में मैं आपके साथ भी एक दिन लाइव कोई सेशन करूंगा, आपके साथ भी इस चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे जैविक के बारे में। और अगर किसी भाई के या किसी के बारे में तो आप इसमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये मैंने अपना नंबर इसको कमेंट बॉक्स में डाल दिया। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप कभी भी, मैं आप सबको नेटवर्क से जो भी हमारे जिन वैज्ञानिकों के साथ मैं भी यात्रा से जुड़ रहा हूँ, बहुत सारे वैज्ञानिकों से जुड़ा हूँ, अभी शोधकर्ता छात्राओं से जुड़ रहा हूँ, तो उन सबके साथ हम इस पे काम करेंगे और एक आने वाले टाइम में हम भारत को एक जैविक भारत और जैविक वो बनाएंगे देश। तो ठीक है, अंत में मैं यही विराम करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने मेरे को इतना